ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रशियन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। रशियन रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि वहां के राजा को जार कहा जाता है, वहां का जो पार्लियामेंट होता है ड्यूमा कहा जाता है। किस तरीके से ब्लडी संडे वाली घटना होती है जहां पर हजारों औरतों और बच्चों के ऊपर रशियन सोल्जर्स गोली चला देते हैं। फिर वहां से एक नई विचारधारा उभरती है, लोग रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। और 1905 की ये जो घटना होती है 22 जनवरी 1905 की, उसके बाद एक बड़ी क्रांति का जन्म होता है जिसे राजा जो जार रहता है वो सप्रेस करने में सफल हो जाता है और वापस से रूल करने लगता है। लेकिन ज्यादा देर तक उसका रूल चलता नहीं है। 1917 आते आते 1970 तक एक और रिवॉल्यूशन होता है जिसमें व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में लोग जनता मिल करके राजा को हटा देते हैं, उसका तख्ता पलट कर देते हैं और एक नई संगठन यानी नई ऑर्गेनाइजेशन को का गठन किया जाता है जिसे हम लोग बोल्शेविक मतलब बहुमत वाली ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो लेनिन था, लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करता था। इसकी वजह से उसने कम्युनिस्ट कंट्री, दुनिया में बनने वाली पहली कम्युनिस्ट कंट्री का गठन करता है, बनाता है उसको, जो यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री का गठन करता है। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद लेनिन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है स्टालिन। स्टालिन को मॉडर्न रशिया का फादर कहा जाता है स्टालिन को, और फाउंडर अगर रशिया का कहा है तो हम इसको लेनिन को कहते हैं, ठीक है। इतना सारा का सारा चीज हमने डिस्कस किया था और ये भी देख लिया था कि 1991 आते आते किस तरीके से रशिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिससे सीख लेकर के, लर्निंग लेकर के चाइना जो दूसरा कम्युनिस्ट देश बनता है और वो किस तरीके से अपने कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म में चेंजेस लाता है। ये सारी की सारी स्टोरी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ। देखो, जब ये सारे के सारे रिवॉल्यूशन हो रहे थे, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ हो या जर्मनी इटली का इंटीग्रेशन हुआ हो, ठीक है, इन सब की वजह से धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनने लगा था कि जिससे बहुत सारे देश आपस में लड़ जाए। मैं समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं रियल मैप में ले चलता हूँ, तो मुझे कुछ नेम दिखाने हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है यूएसए। देखो, यूएसए जो था ना, इसका एक ही काम था, ये अपनी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये बहुत पहले ही आजाद हो चुका था, टेक्नोलॉजी को इसने अपने धीरे धीरे बिल्डअप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया और ये हथियारों को बहुत तेजी से बनाने लगा, अपनी मिलिट्री को अपडेट करने लगा, नेवी को अपडेट करने लगा। और इसका एक ही मकसद था कि दुनिया में क्या करे, ये अपने हथियारों को बेचे। कहीं भी लड़ाई होती थी, कोई राजा किसी दूसरे राजा को मार रहा है, कोई देश किसी दूसरे देश को कब्जा रहा है, ये खाली उसको हथियार सप्लाई करता था और इसी से इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई, ठीक है। 1914 के जो टाइम पीरियड था, वहां पर यूएसए हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है, यूके का और यूएसए का, दोनों का आपस में तालमेल बहुत अच्छा था, ठीक है। किसका यूएसए और यूके दोनों आपस में ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से करते थे। उसके बाद यहाँ जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को कब्जा करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली पर अटैक किया और फिर यूके पर अटैक करने गया, तो उसको मार करके उसको कहाँ भेज दिया गया था, सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था। ये तरीके से यूके ने फ्रांस की मदद करी थी और उसको, नेपोलियन को हटा करके फ्रांस को के राजा को वापस से सत्ता दे दिया था और वो राज करने के लिए। तो यूके के हेल्प की वजह से फ्रांस भी किसका दोस्त हो गया था, यूके का दोस्त हो गया ना भाई, क्योंकि इसने नेपोलियन को मार दिया, फिर सत्ता जो है राजा के हाथ में दे दिया, फिर यहाँ फ्रांस का जो राजा रहता है अपना रूल करने लगता है, तो फ्रांस और यूके में दोनों में अच्छे संबंध हो जाते हैं, बरोबर। तो देखो, यूएसए यूके में अच्छा संबंध है, यूके फ्रांस में अच्छा संबंध है, ठीक है, यूके फ्रांस में अच्छा संबंध है। उसके बाद जब रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि पहला चरण
1905 वाला जब खत्म हो जाता है, कौन सा, ब्लडी संडे वाला, ठीक है, ब्लडी संडे वाला, और यहाँ पर लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा भरने लगता है कि यहाँ के राजा को हटाया जाए। तो यहाँ का राजा वापस से मतलब कि आता है किससे हेल्प के लिए, कि जो बड़े देश हैं, स्ट्रॉन्ग देश हैं, अगर उनके साथ हम मिलकर रहेंगे तो हमारे यहाँ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, हमें कोई जो है जनता दबा नहीं पाएगी। तो रसिया भी किसके साथ में आ गया, इस यूएसए, यूके और फ्रांस के साथ में आ गया रसिया भी, ठीक है, ओके। अब देखो 1904 और 5 के टाइम पीरियड में हमने देखा था रसिया और जापान का एक युद्ध हुआ था, जिसमें जापान ने ये वाला एरिया पूरा कब्जा लिया था, है ना। तो रसिया ने देखा कि जापान भी स्ट्रांग है, और जापान देखा कि भाई ये लोग जो कंट्री हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये लोग धीरे धीरे फ्लरिश्ड हो रहे हैं, तो क्यों ना जो आगे बढ़ रहा है उसी के साथ मिलकर के हम भी आगे बढ़े। तो जापान भी किसके साथ आ गया था, इन्हीं यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, रसिया, इन सब के साथ मिल गया था कौन, जापान, ठीक है। जब ये सारे लोग आपस में दोस्ती कर लिए, आपस में ट्रेड वगैरह अच्छे से करने लगे, तो इन देशों को, इन नेशंस को कहा गया अलाइड पावर, अलाइड नेशन या मित्र राष्ट्र, समझा। देखो बताओ, अलाइड नेशन में कौन कौन आएगा, एक यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और जापान, ठीक है, 5। बताओ मित्र राष्ट्र, कौन, मित्र राष्ट्र या अलाइड नेशन में कौन कौन आएगा, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, यूके, ठीक है, यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया, और 5वां जापान, ठीक है। इन सबको हमने क्या कहा, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र। अब देखो, अगर पूरी दुनिया का ये बड़े बड़े जो देश हैं वो एक साथ आएंगे, तो जो छोटे देश हैं उनको अंदर धक धक होगा कि नहीं होगा, कि क्या पता ये लोग मिल करके हमें मार दें, कब्जा ले पूरा एरिया, है ना। अब देखो यहीं पर जो, थोड़ा सा मैं उस मैप में चलता हूँ, देखो यहाँ पर, अब ये जर्मनी दिखाई दे रहा है। जर्मनी में क्या हुआ था कि भाई एकीकरण हो चुका था, यूनिफिकेशन हो चुका था, ये पूरा का पूरा जर्मनी जो है एक हो गया था। पहले कई भागों में टूटा हुआ था, बाद में ये एक हो गया था, ठीक है। जर्मनी एक होने के लिए इसने कई सारे समझौते किए थे, क्योंकि यहाँ का जो जर्मनी के इंटीग्रेशन, फादर ऑफ जर्मनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जर्मनी इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, बिस्मार्क, 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 है ना, बिस्मार्क, बिस्मार्क। और बिस्मार्क की एक नीति थी, वो सारे देशों को आपस में साथ में लेकर चलता था, जिसके साथ उसने इटली के साथ भी क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था, है ना। इटली और जर्मनी में डिस्प्यूट था लैंड, तो उसने समझौता कर लिया था। तो जर्मनी, इटली, ठीक है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया बहुत इटली के और जर्मनी के इंटीग्रेशन में एक हर्डल का काम कर रहा था। तो बाद में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया, यहाँ का जो राजा रहता ना, जो टांग अड़ाता था, उसकी मरने के बाद यहाँ एक नया राजा आता है, मतलब कि उसका नाम होता है ये फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड। वो राजा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, वो राजा बहुत अच्छा रहता है। उसको ये रहता है कि भाई कोई भी देश ना आपस में लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। जर्मनी, इटली में थोड़ा बहुत विवाद चलता था, ये ऑस्ट्रिया का जो राजा था फर्डिनेंड, वो सुलझा देता था, कहता था क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ाई करो, ठीक है, मत लड़ाई करो। ये देखो जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये तीनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो है ये पड़ोसी है हंगरी, ठीक है, हंगरी। यहाँ भी जनता उथल पुथल कर रही थी, ठीक है, यहाँ के भी जो है जो गवर्नमेंट थी उसको गिराने की कोशिश चल रही थी। अब जो राजा रहता है ये सबको समझाने की कोशिश करता है, आपस में लड़ो मत, देखो उधर जो है बड़े बड़े जो देश है वो आपस में साथ में मिलकर के ट्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये जर्मनी वगैरह, जर्मनी का कहना था कि भाई देखो वो लोग ना एक साथ होकर के हम पर अटैक कर देंगे और हम लोग को फिर से जो कि गुलाम कर लेंगे। तो ऑस्ट्रिया का ये जो राजकुमार रहता था फर्डिनेंड, वो कहता था नहीं नहीं, वो बड़े बड़े जो है वो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो लोग आपस में जो है कि मतलब अटैक नहीं करेंगे हमारे ऊपर अगर हम लोग यूनाइटेड होकर रहेंगे। तो वहीं पर दूसरा तबका रहता था जैसे हंगरी वगैरह में, नहीं अगर हम लोग यूनाइटेड मतलब कि अलग अलग देश के रूप में रहेंगे तो जरूर अटैक कर देंगे। हमारा क्या होना चाहिए, ये पूरा बनकर के एक राज होना चाहिए, ठीक है। जैसे जर्मनी जर्मनी न रहे, इटली इटली न रहे, जर्मनी इटली ऑस्ट्रिया जेचिया ये सब मिल करके एक हो जाए। और इसी जद्दोजहद में एक बार क्या हुआ, ये ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार रहता है वो हंगरी में गया रहता है घूमने के लिए, ठीक है, हंगरी में घूमने के लिए गया होता है। तो हंगरी की कैपिटल साराजेवो में इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी जाती है, फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। और ये जो फर्डिनेंड रहता है ये अपने राजवंश का अंतिम शासक रहता है, अंतिम ड्यूक रहता है। ड्यूक उसे कहते हैं जो राजवंश से संबंध रखता है, ठीक है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू अ मोनार्की नोन एज ड्यूक, उसे हम ड्यूक के रूप में जानते हैं। वो कहेगा कि ऑस्ट्रिया का आखिरी ड्यूक कौन था, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई, बोस्निया, बोस्निया की, हंगरी में नहीं, सॉरी मैंने हंगरी बोला था क्या, बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में, ठीक है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये साराजेवो हो गया, यहाँ नीचे हंगरी से नीचे ये देश है बोस्निया, ठीक है, बोस्निया। बोस्निया की कैपिटल यहाँ साराजेवो है, दिखाई दे रहा है साराजेवो, हाँ यहाँ पर वो गया था, यहाँ पर घूमने के लिए, और यहीं पर उसकी एसेसिनेशन कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही यहाँ फर्डिनेंड की हत्या होती है, अब ये जो जर्मनी था, इटली था, हंगरी था, इन सबको रोकने वाला कोई बचा ही नहीं, कोई मीडिएटर ही नहीं बचा, है कि नहीं। ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार था तो इन लोग को रोक कर रखता था कि नहीं नहीं लड़ाई मत करो, आपस में जो है झगड़ा झुगड़ी मत करो, ठीक है। अब देखो ये जर्मनी, इटली, हंगरी, ये सब सोच लिए अगर हम लोग ऐसे रहेंगे तो बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं ये लोग क्या कर देंगे, हम पर अटैक कर देंगे। तब तक जर्मनी उठता है और रसिया पर अटैक कर देता है। जर्मनी किस पर अटैक कर देता है, रसिया पर। जैसे ही जर्मनी रसिया पर अटैक करता है, रसिया कहता है भाई मुझे क्यों अटैक किया तूने, मतलब पर्पस क्या था ऐसे ही। जर्मनी कहता है कुछ कुछ नहीं, मुझे एक्सपांशन करना है, मुझे एक्सपांशन करना है। अब ये जो ये रसिया था, रसिया कहा ठीक है, इसने ना ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। देखो पहले जर्मनी ने किस पर अटैक किया, रसिया पर। रसिया ने किस पर अटैक कर दिया, रसिया ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। जब रसिया ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया तो जर्मनी ने बोला साला ईस्ट में मैंने तुझे इधर अटैक किया तो तूने इस पर कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया, फ्रांस पर अटैक कर दिया। अब फ्रांस पर अटैक कर दिया तो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट यूके ये सब मित्र थे, तो फ्रांस ने किससे हेल्प मांगी, यूके से। ब्रिटेन आया, जर्मनी पर अटैक कर दिया। ब्रिटेन किस पर अटैक किया, जर्मनी के पर अटैक किया। लेकिन उस वक्त जर्मनी की जो सेना थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, जैसे ही ब्रिटेन की सेना आई ना यहाँ पे धर लिया उन लोगों ने, जर्मनी की सेना ने, ठीक है, जर्मनी की सेना ने यहाँ पे धर लिया उसको। लेकिन काफी जो है लड़ाई होती है और ये लोग वापस से निकल जाते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ उनकी सेना चली जाती है। लेकिन जैसे ही यूके ने जर्मनी पर अटैक किया, अब जर्मनी ने, कौन बचा है, इटली। इटली से कहा कि काम करो तू फ्रांस को इस साइड से अटैक कर, ठीक है। जब इस साइड से अटैक करेगा तो जर्मनी जो है इधर हेल्प के लिए आएगा। लेकिन ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ये दिमाग लगाता था हमेशा, क्योंकि सारे जो दुनिया पर राज करने वाले यही लोग थे। इसने जो है इटली को कहा अटैक मत करो, तुम फ्रांस पर अटैक मत करो, तुमको क्या चाहिए, जमीन चाहिए ना, हम जर्मनी को पीट रहे हैं और जब जर्मनी पीटा जाएगा तो इसकी सारी जमीन तुम्हें दे देंगे। क्या कहा इसने
हम जर्मनी को पीट रहे हैं और जर्मनी की सारी जमीन तुम्हें दे देंगे। अब इटली आ गया लालच में। इटली ने कहा जब मुझे बिना वॉर किए ही जमीन मिल रहा है मैं वॉर क्यों करूं, ठीक है, मैं वॉर क्यों करूं। अब देखो, क्योंकि ये जो ड्यूक था, ड्यूक की जो हत्या की गई थी साराजेवो में वो 28 जून 1914 को की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 28 जून 1914। यानी इसी हत्या के बाद से दुनिया में क्या छिड़ गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई? फर्डिनेंड की हत्या के बाद जर्मनी ने अटैक कर दिया रसिया पर, रसिया ने अटैक किया ऑस्ट्रिया पर, फिर जैसे ही रसिया ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा समझो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने अटैक किया रसिया पर, रसिया ने अटैक किया ऑस्ट्रिया पर, फिर जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस पर, और जब फ्रांस को बचाने ब्रिटेन अटैक कर देगा जर्मनी पर, तब यहाँ पर जर्मनी किससे मदद मांगेगा? इटली से। इटली से कहेगा कि तुम अटैक करो फ्रांस पर, फिर ब्रिटेन कहेगा इटली से कि मत अटैक करो, हम तुम्हें जमीन देंगे जर्मनी को मारने के बाद, ठीक है। अब ये सारा का सारा कांड हो ही रहा था तब से के ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने सोचा कि भाई जर्मनी बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है, इसके पास पावर अधिक है, इसको अगर हराना है तो हमें और लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है, और लोगों की हेल्प चाहिए। तो ब्रिटेन ने यहाँ के जो सब मुसलमान थे अरब कंट्री के, टर्की वर्की के, क्योंकि उस वक्त तो टर्की के जो मुसलमान रहते थे, पादरी रहते थे, उन्हीं की बात ज्यादा मानी जाती थी। तो इसने कहा कि ब्रिटेन ने यहाँ के मुसलमानों को कि तुम लोग मेरा साथ दो, मतलब ब्रिटेन का साथ दो, हमें तुम्हारे पास जो भी तलवार है, गन है, पैसा वैसा कुछ भी है वो हमारा सपोर्ट करो, नहीं तो अगर जर्मनी जीत जाएगा तो ये टर्की का विभाजन कर देगा, डिवीजन कर देगा टर्की का, ठीक है, टर्की का क्या कर देगा? डिवीजन कर देगा। और यहाँ पर ब्रिटेन ने देखा कि हमारी सेना कम है, इसलिए जितने भी इसके कंट्री थे, मतलब कॉलोनीज थे, कॉलोनी, वहां से उसने क्या करवाना शुरू किया? सैनिक आर्मी को रिक्रूट करवाना शुरू किया। और ये वही वक्त था जब यहाँ पर महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? जाओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाओ, सैनिक का रिक्रूटमेंट करवा रहे थे, और ब्रिटेन वालों ने उन्हें सार्जेंट की उपाधि दी थी। क्या सोच करके? कि गांधी ने सोचा था कि अगर मैं ब्रिटेन का साथ दूंगा तो हमें इस युद्ध के बाद आजादी मिल जाएगी, है ना। तो समझो ये जो ब्रिटेन वालों की चाल, इन्होंने इटली से कहा, इटली से कि तुम अटैक मत करो, अरब वालों से कहा कि हमारा साथ दो, भारत से कहा हमें सैनिक दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, ठीक है, हमें सैनिक दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इसी तरीके से इन लोगों ने यहाँ जो जूस थे, जैसे कि आज के टाइम में इजराइल की बात करते हैं, जो जूस थे, जूस से कहा, क्योंकि जूस बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन लोग के पास पैसा भी बहुत होता है, उनसे कहा कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हारे लिए एक नया देश का गठन करेंगे, ठीक है। इन सब से ये सब कुछ जो है इसमें ब्रिटेन ही सबको कहता था कि हम तुमको ये देंगे। ब्रिटेन भारत को कहा कि हम तुमको आजाद कर देंगे। ब्रिटेन ने कहा कि टर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। ब्रिटेन ने कहा जूस को कि तुम हमें पैसा दो, जो कि हम तुम्हारे लिए नया देश बनाएंगे। ब्रिटेन ने कहा इटली को तुम अटैक मत करो, हम तुम्हें जमीन देंगे। लेकिन ये ब्रिटेन बहुत दोगला था, भाई साहब। सबने सोचा कि हाँ, हम ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, हमें मिलेगा। अब जर्मनी देखा कि भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसने क्या किया? जर्मनी की ना जो नेवी थी बहुत स्ट्रांग थी, और उसकी जो सबमरीन होती थी उसे यू बोट्स कहा जाता था, ठीक है, यू बोट्स। अब देखो यहाँ जर्मनी है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, वो मस्त कहानी है एकदम, बस इसको ध्यान से समझो। यहाँ है जर्मनी की नौसेना पनडुब्बी यू बोट्स नीचे है, और यहाँ यूएसए की बोट्स है, कुछ नेवल शिप है। जर्मनी की यू बोट्स आई नीचे से, मार दिया यूएसए का पूरा नेवी उड़ा दिया। अब यहाँ यूएसए बाहर से मजा ले रहा था, लड़ो, जो भी हथियार चाहिए मेरे से लो।
तब से फिर देखा कि जर्मनी ने मार दिया मेरा बोट। यूएसए कहा मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। अब उसके बाद यहाँ यूएसए के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी, इसने पूरा जर्मनी में ना बम्बार्डेड कर दिया और आधा जर्मनी तबाह कर दिया। जब जर्मनी ने देखा कि इतनी तेजी से बम्बार्डमेंट हो रही है तो उसने देखा कि यूएसए के जहाजों को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, एक काम करते हैं जो यूएसए का दोस्त है उसको तोड़ पीटते हैं। तो जर्मनी ने अपने जो एयरफोर्स था, एयरफोर्स से कहा लंदन शहर को उड़ा दो, लंदन शहर को पूरी तरीके से क्या कर दो, तबाह कर दो। भाई साहब 14 दिन 14 रात तक जर्मनी की जो एयरफोर्स थी वो लंदन शहर पर क्या करती गई, बम गिराती गई, बम गिराती गई, बम गिराती गई, ठीक है, बम गिराती गई। उसके बाद थोड़ा टाइम मिला इनको, क्योंकि इसने क्या कह दिया था कि लंदन शहर को उड़ाना है, तो ब्रिटेन ने उसको पता चल गया कि ये उस एरिया में मारेगा नहीं, लंदन शहर को उड़ाएगा। तो वहां की जनता को पहले हाई अलर्ट करके कह दिया कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ सब लोग, यहाँ पर भारी बम्बार्डमेंट होने वाली है। और उसके जो सैनिक थे, देखो जितने एयरफोर्स जर्मनी के पास थे उतने ही एयरफोर्स यूके के पास भी थे, लेकिन समस्या थी जर्मनी के पास जो पायलट थे ना, वो पायलट बहुत अधिक थे, ठीक है, जर्मनी के पास पायलट बहुत अधिक थे। एक जहाज के पीछे 10 पायलट रखता था, इसीलिए 14 रात 14 दिन लगातार इसके जो कि जहाज जो है लंदन को तबाह कर रहे थे। लेकिन यूके के पास पायलट कम थे और उसके पायलट बहुत एकदम थक चुके थे, है ना, उसके पायलट एकदम थक चुके थे। उसके बाद उसने कहा कि एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, और रेस्ट करने के बाद जैसे ही लगेगा कि जर्मनी का जो पायलट है वो लोग थकने लगे हैं, हम लोग उठ करके वापस से मार देंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं, यूके के पायलट उठे और धड़ाधड़ किसको मार दिए, जर्मनी के एयरफोर्स को, जर्मनी के एयरफोर्स को। समझ में आया? यूके के एयरफोर्स ने पीट रहा था, तो मैंने बोला ना कि उसने जर्मनी ने कहा कि लंदन शहर को तबाह करो। लंदन शहर को जैसे तबाह करने की वो मिली जानकारी, उसने अपने जो सिविलियंस थे उनको कह दिया अंडरग्राउंड हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। और उसके जो एयरफोर्स थे उनको वक्त मिल गया आराम करने का, वो लोग आराम करने लगे, 2 दिन तक आराम से सोए। बोले जर्मनी लंदन पे ही गिराएगा ना, गिराना दो, लंदन में कोई है ही नहीं, डिस्ट्रक्शन होगा, हम वापस से बिल्ड कर लेंगे। लेकिन उसके पायलट आराम से सोए और सो करके जब उठे वहां से जहाज उड़ाया और आधे रास्ते आते आते जर्मनी के जो एयरफोर्स है उसको तबाह कर दिया। और जैसे ही जर्मनी का एयरफोर्स तबाह होता है, यहाँ पर सारे के सारे यूएसए, इधर से फ्रांस, इधर से रसिया, सब कूद पड़ते हैं और जर्मनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इधर से रसिया इनको पीटते आता है और जर्मनी का आधा एरिया कब्जा लेता है, जर्मनी का आधा एरिया कब्जा लेता है, ठीक है, मैं इधर करो, जर्मनी का आधा एरिया कब्जा लेता है। और फिर इधर से आता है जो है यूएसए, इधर से यूके, इधर से फ्रांस, ये लोग आधा एरिया कब्जा लेते हैं। और इसी के बीच में एक जो है ये लोग दीवार बना देते हैं जिसे कहा गया बर्लिन वॉल है। समझा क्या? बर्लिन वॉल है, बर्लिन वॉल। अब देखो अब क्या था कि जब ये सारा का सारा चीज खत्म होता है तब यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, क्योंकि जर्मनी पूरी तरीके से हार चुका था, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं था सरेंडर करने के अलावा, इसने सरेंडर किया। और यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय की संधि होती है। और इस वर्साय की संधि के तहत ये कहा जाता है जो जर्मनी है ना, उसको हम सारे जो देश है ना जो मिल करके लड़ाई किए हैं, जितना खर्चा गया खर्चा कौन देगा? जर्मनी देगा सारे देशों को। जर्मनी के यहाँ जो भी कोयला वगैरह का क्षेत्र है, एरिया है, उस पर फ्रांस का कब्जा हो जाएगा, यूएसए का जो है कब्जा रहेगा, यूके का कब्जा रहेगा। कुछ एरिया मतलब कि कुछ कोयला यूके ले जाएगा, कुछ कोयला फ्रांस यूएसए ले जाएगा और कुछ कोयला फ्रांस ले जाएगा। जर्मनी जो है वो अपने यहाँ पर 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकती है, हथियार नहीं रख सकती है, समझा रहे क्या? उसके ऊपर भारी सैंक्शन लगाए गए और इस वर्साय की ट्रीटी के तहत जर्मनी को बहुत लॉस हुआ। इस युद्ध में जो हिटलर था वो
बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन मतलब घायल हो गया था, तो उसको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्साय में क्या हो रहा था। जब वर्साय की ट्रीटी हो गई, हिटलर जब रिवाइव हुआ, ये सब वर्साय की ट्रीटी को पढ़ करके उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं से ठान लिया कि ये जो इतने सैंक्शंस हमारे ऊपर लादे गए हैं, इतनी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ये इस कंडीशन में तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वहां से उसने अपने लोगों से एक मतलब बोलते ना रेफरेंडम करवाना शुरू किया, पूछना शुरू किया, क्या आप लोग को लगता है ऐसी कंडीशन में हमें जीना चाहिए? और यहीं से धीरे 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 बिल्डअप होता है किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो देखो सवाल इसमें से सीधा सीधा पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता इसके लिए तुम क्या करते? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता इसके लिए तुम क्या करते? तो इसके लिए सिचुएशन ये थी कि तुमने जर्मनी को जो है डिफीट किया, वो सही बात है, लेकिन जर्मनी के ऊपर इतना सैंक्शन लगाना ये गलत था। इतना अधिक सैंक्शन मत किसी के ऊपर थोप दो कि उसके अंदर से ना मतलब मरने का डर ही खत्म हो जाए। जैसे अभी रसिया के साथ हो रहा है, रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि रसिया को हम लोग डिफीट करें, ना कि इसके ऊपर सैंक्शन लगा करके इसके यहाँ की जनता को हम लोग त्रस्त करें। हाँ, यहाँ से स्विफ्ट सिस्टम को बैन कर दिया गया, कंपनियां यहाँ से निकल के चली गई, खाने की कमी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगेगा, क्राइसिस आने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में रसिया और पैनिक करेगा। अगर सोचो ऐसा कुछ कर दिया, इसने न्यूक्लियर वॉर चला दिया, तब वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरू हो जाएगी। और ये न्यूक्लियर वॉर अगर एक बार शुरू हो गया तब तो विनाश हो गया ना, कोई जिंदा नहीं बचेगा। समझा? तो इतने सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर कभी कोई पूछा कि ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता तो तुम उसके लिए क्या सुझाव देते, या वहां पर तुम रहते तो क्या करते? ठीक है, अगर वहां पर तुम रहते तो क्या करते? तो यही जो उसमें सीधा सा बताना कि भाई जो वर्साई ट्रीटी हुई थी उसको इतना कड़ा नहीं बनाया जाता, उसको थोड़ा सा हम रेजिलियंस बनाते, ताकि जिससे जर्मनी को एक सबक मिल सके और बाकी देश उससे सीख सके, लर्निंग ले सके। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 35 देशों ने कुल पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 35 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया की 30 लाख से अधिक जो आर्मी थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जिसकी वजह से रसिया में मेल यानी आदमियों की कमी पड़ गई। यहाँ पर मेल से कहीं ज्यादा फीमेल्स की संख्या हो गई थी। ठीक है, इसी के बाद रशियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, जो महिलाएं हैं जितने अधिक बच्चे पैदा करेंगी उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। समझ में आया? अब जब ये युद्ध समाप्त होता है, कब वॉर समाप्त होता है? 1918 में। 1918 में। अब इस वॉर के बाद जो है सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ब्रिटेन ने हमसे वादा किया है और हमको मिलेगा सब कुछ। इटली कह रहा था मुझे जमीन मिलेगा, जमीन मिलेगा। यूके का भाग जाए यहाँ से, कोई जमीन नहीं मिलेगा, सब जो है हम कब जाएंगे। इटली का के साथ धोखा हो गया। यहाँ पर टर्की ये वाले सोच रहे थे, मुसलमान सोच रहे थे कि हमें जो है डिवीजन नहीं किया जाएगा, हमें जो है अच्छा स्टेटस मिलेगा। यहाँ पर आया यूके, आधा एरिया कब्जा लिया, ये यूएसए आधा एरिया कब्जा लिया, फ्रांस आधा एरिया कब्जा लिया। यानी टर्की को कई भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको जितना जितना मिला उतना उतना ले लिया। टर्की का विभाजन कर दिया, वहां के खलीफा का पोस्ट खत्म कर दिया। और इसी से नाराज होकर के भारत में क्या चालू हो गया? खिलाफत मूवमेंट चालू होता है। 1918 में युद्ध समाप्त होता है। गांधी जी को लगता है कि अब 1919 तक तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। समझा? ये मैं बोला ना, ये यूके जो ब्रिटेन वाले थे ये क्या थे? दोगले थे। ये कहते सबको कि सब कुछ देंगे, लेकिन दिया किसी को भी नहीं। समझा? तो इस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड वॉर था कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर का खात्मा होता है जैसे ही ये यूएसए एंट्री मारता है। ठीक है, क्योंकि यूएसए के पास इतना हथियार था कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर देता है किसका?
जर्मनी का, और जर्मनी के पास बस एयरफोर्स के अलावा और कुछ बचता नहीं है। वही लास्ट टाइम में एयरफोर्स से मारता है, लंदन को डिस्ट्रॉय करता है, बाद में वहां की सैनिक जो एयरफोर्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है, और यहाँ पर जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म होगा यूएसए के एंट्री से, यूएसए के एंट्री से। ठीक है, वो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे कि किस तरीके से जहां पर ये जापान, ठीक है, ये रसिया, ये यूएसए, ये यूके, ये फ्रांस, सब एक देश थे, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते जापान अलग हो जाता है। ठीक है, फिर कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और रसिया में, मतलब यूएसए और रसिया में एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। समझ आ रहा है क्या? हेलो, वॉइस आ रही है? ठीक है, तो ये इतना चीज समझ में आया कि यूके ने किसी को कुछ दिया नहीं था। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर जब खलीफा का पोस्ट खत्म किया गया तो भारत में खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम हुआ, और लास्ट में इसमें सवालात क्या होता है, जैसे कि हिटलर था, हिटलर का मैंने बता दिया कि भाई ये जो वर्साई की ट्रीटी से क्या हिटलर खुश था? नहीं, वर्साई की ट्रीटी में क्या हुआ, देखो वर्साई की ट्रीटी के बारे में याद रखना कि यहाँ पर जितना भी खर्चा हुआ था युद्ध में वो किसे पे करना था? जर्मनी को। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जर्मनी के यहाँ पर जितने भी कोल के माइंस हैं उन पर कब्जा 10 सालों के लिए तो यूके यूएसए का रहेगा, बाकी 15 सालों के लिए फ्रांस का रहेगा। तो सारा का सारा माइनिंग फ्रांस, यूके, यूएसए करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज था कि जर्मनी कभी भी अपने यहाँ 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेगी, अपने आर्मी को स्ट्रेंथन नहीं करेगी। ठीक है, ये सारा का सारा कांड करने के बाद, ये सारा का सारा कांड करने के बाद हिटलर जब होश में आता है और सुनता है ये वर्साई की ट्रीटी, तो ये एकदम से आग बबूला हो जाता है, और यही वर्साई की ट्रीटी एक बेस बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।